हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे इस क्लास में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉमर्शियल वर्ड्स के बारे में। यदि आपने अभी अभी 11th में एडमिशन लिया हुआ है, यानी कि आपने अभी 2026 में क्लास 11th में एडमिशन लिया हुआ है किसी भी बोर्ड से, तो ये क्लास आपके लिए है। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके पहले मैंने पहला जो क्लास था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, उसको चैनल पे पहले से अपलोड कर रखा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अपील करूंगा कि आप जो है सभी क्लासेस को, जितने भी वीडियो जा रहे हैं मेरे चैनल पे, उसको क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, बिल्कुल विधिवत समझ में आए, तो आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को, आपके प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से देखें और बिल्कुल आराम से देखें, स्किप करके ना देखें, फॉरवर्ड करके ना देखें। और आइए आज की क्लास को शुरू करेंगे हम। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल वर्ड्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से कॉमर्शियल वर्ड्स होते हैं जो आम तौर पे एक विद्यार्थी जब 11th में आता है तो उसको उन शब्दों को समझना होता है, जानना होता है उनके अर्थों को। वे शब्द जब आते हैं तो हमारे समक्ष समस्या खड़ा करते हैं। यदि हम कॉमर्स के बाहर से स्कोप से आ रहे हैं तो हमें उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता है, तो हमें यदि उन शब्दों का अर्थ अच्छे तरीके से समझना है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको कि हमें समझना है, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। और आज के क्लास में मैं उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपकी पढ़ाई में बहुत उपयोगी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा मदद पहुंचाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए बाबू, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमर्शियल वर्ड्स, यानी कि वाणिज्यिक जो शब्द हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि वाणिज्यिक वाणिज्यिक शब्द, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे 11th एजुकेशन के लिए या फिर कॉमर्स एजुकेशन के लिए जरूरी हैं, उन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसमें है बाबू गुड्स, जिसको हम कहते हैं माल हिंदी में, या वस्तु। ध्यान दीजिएगा कि गुड्स जो माल या वस्तु होता है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं बाबू, बड़ा ही आसान है ये समझना कि एक व्यापारी, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाता है, गुड्स कहलाता है। जैसे हम लोगों ने ये शर्ट पहना हुआ है तो हमारे लिए ये शर्ट है, लेकिन जो व्यक्ति शर्ट की दुकान खोल के बैठा है, यानी कि वो अपना कारोबार ही शर्ट्स में कर रहा है, तो ये शर्ट्स उसके लिए क्या है, गुड्स हैं। इसी तरह से हम फर्नीचर हैं या फिर बुक्स हैं या फिर बाकी के ड्रेसेस हैं, कुछ भी, कोई भी वस्तु जो हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं, जैसे ये फैन चल रहा है तो ये फैन हमारे लिए फैन है, लेकिन एक व्यापारी जो कि फैन का ही व्यवसाय करता है तो उसके लिए ये गुड्स है, उसके लिए ये माल है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए बाबू कि एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाती है, माल कहलाती है या वस्तु कहलाती है। यदि मान के चलिए कि कोई सोने चांदी का व्यवसायी है, कोई ज्वेलरी शॉप है, तो वहां से हम लोग जो वस्तु खरीदते हैं, अंगूठी, चैन, गले का हार, मंगलसूत्र, जो भी खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए बाबू ज्वेलरी होता है, लेकिन उस व्यवसायी के लिए वो गुड्स है, वो माल है। यानी कि प्रत्येक वह व्यापारी जो किसी न किसी वस्तु में व्यापार करता है, वह वस्तु उसके लिए माल, गुड्स कहलाती है।
आई होप कि आप लोगों को गुड समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है बाबू वो है कैपिटल। कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग कैपिटल का मतलब समझते थे सिर्फ और सिर्फ राजधानी। अभी तक हम लोगों ने सुना था बाबू कि कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, लेकिन यहां देखिए, यहां कैपिटल कह रहा है कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। और पूंजी किसे कहते हैं? तो आपको बता दे बाबू कि एक व्यापारी जिस नगद राशि अथवा संपत्ति के साथ व्यवसाय को शुरू करता है, यानी जब भी किसी व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करना होता है तो उस समय उसको कुछ नगद राशि या संपत्ति लगानी पड़ती है। तो एक व्यापारी जिस नगद राशि अथवा वस्तु या संपत्ति के साथ व्यापार को शुरू करता है, उन सब का मूल्य उसके लिए पूंजी होता है। आम शब्द में कहें कि एक व्यापारी जिस राशि से व्यवसाय शुरू करता है, जो नगद राशि शुरू लगा के अपना व्यवसाय शुरुआत में लगाता है, शुरू करने के लिए, उसको पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार आगे चल के वो व्यवसायी अपने पूंजी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी कि यदि ज्यादा की जरूरत है तो और लगा देगा, और यदि कम की जरूरत है तो उसमें से कुछ निकाल लेगा। तो इस प्रकार पूंजी आपको समझ में आ गया, कैपिटल यानी कि पूंजी वह राशि है जिससे एक व्यापारी व्यवसाय को शुरू करता है, व्यापार को शुरू करता है। तीसरा है बाबू ड्राइंग, आहरण। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग ड्राइंग का मतलब समझते थे चित्रकला, लेकिन यहां बाबू ड्राइंग का मतलब चित्रकला नहीं है। यहां ड्राइंग दर्शा रहा है आहरण को, और कॉमर्शियल वर्ड्स में आहरण का मतलब है कि देखिए, जब कोई व्यापारी अपने व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए या अपने पारिवारिक प्रयोग के लिए वस्तु अथवा नगद राशि निकालता है तो उसको आहरण कहा जाता है। जैसे सामान्य भाषा में आपको समझा दें कि अगर मान लीजिए कि हमारी किराने की दुकान है, तो अगर हमारे घर में चीनी की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी दूसरे दुकान से तो मंगाएंगे नहीं, अपने ही दुकान से निकाल के दे देंगे। तो जब हम अपने दुकान से निकाल के अपने घर के यूज के लिए चीनी देते हैं, दाल देते हैं, सरसों तेल देते हैं, घी देते हैं, पापड़ देते हैं, चावल देते हैं, कुछ भी देते हैं, हम जिस वस्तु का व्यवसाय कर रहे हैं उस वस्तु का कोई भी भाग यदि हम अपने व्यक्तिगत यूज में या अपने परिवार के यूज के लिए निकालते हैं तो ये आहरण है। आहरण दो तरह का होता है, एक नगद राशि का, दूसरे माल का, वस्तु का। ध्यान से समझिएगा कि आहरण भी दो तरह से हो सकता है। यदि हम अपने व्यवसाय से वस्तु निकाल के अपने उपयोग में ले लें तो ये भी आहरण है। अगर हमारा व्यवसाय है और हम उसमें से कोई वस्तु निकाल के अपने घर खर्च में या फिर अपने खर्च में लगाते हैं तो वो आहरण है। साथ ही साथ यदि व्यापार का पैसा, जैसे व्यापार का पैसा है और उसको यदि हम अपने खर्च में या अपने परिवार के खर्च में लगाते हैं तो वो भी आहरण है। यानी कि सामान्य भाषा में कहें कि जब एक व्यापारी अपने व्यापार से अपने निजी प्रयोग या अपने पारिवारिक प्रयोग के लिए वस्तु अथवा नगद राशि निकालता है तो इसको आहरण कहा जाता है, इसको ड्राइंग कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ड्राइंग समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है बाबू चौथा जो पॉइंट है वो है चौथा जो पॉइंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू औदत व्यय। औदत व्यय, ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, औदत व्यय। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस से है जिसका लाभ लिया जा सका है, ऐसा खर्चा जिसका लाभ हम लोग ले चुके हैं लेकिन उसके मूल्य का भुगतान अभी हमने नहीं किया है।
ध्यान से समझिएगा कि अदत्त व्यय का तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिस व्यय के लाभ, जिस व्यय से होने वाला लाभ हमें प्राप्त हो चुका है लेकिन हमने उसका मूल्य अभी चुकाया नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है और वह पिछले 3 दिनों से काम कर रहा है लेकिन हमने उसका मजदूरी अभी नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। यानी कि काम तो उसने कर दिया है, उससे जो प्राप्त होने वाला लाभ था हमको मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका मूल्य नहीं चुकाया है। यानी कि ऐसे खर्चे जिनसे होने वाले लाभ का जिनसे होने वाला लाभ हमें प्राप्त हो चुका होता है लेकिन उसका मूल्य अभी हम नहीं चुकाए होते हैं, तो ऐसे व्यय को अदत्त व्यय कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान दीजिए, अगला पांचवा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको बाबू हम कहते हैं पूर्वदत्त व्यय। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खर्चे का जो है लाभ नहीं लिए होते हैं, जो खर्चा है उसका लाभ अभी हमको नहीं मिला होता है लेकिन उसका मूल्य पहले ही भुगतान हो गया है। जैसे अगर हमको मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई काम है, हम उसके पास गए और कहें कि एक काम करिए, कल आपको हमारे यहाँ काम करना है, तो उसको अगर हमने कहा कि कल काम करना है और वो काम करने के लिए तैयार हो गया और हमने उसको आज ही मजदूरी दे दी कि भैया ये आप अपना 1000 या 500 जो भी मजदूरी है ले लो, कल आके उस काम को कर देना, तो इस तरह का भुगतान जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। यानी कि ऐसे खर्चे जिनका भुगतान तो हो चुका है लेकिन अभी उसका लाभ हमको मिला नहीं है। दोनों में यही अंतर है बाबू। आउटस्टैंडिंग में क्या है कि लाभ हमने ले लिया है, अभी भुगतान नहीं किया है, लाभ हमको मिल गया है, उसका मूल्य अभी हमने नहीं चुकाया है। और दूसरे वाले में मूल्य हमने चुका दिया है लेकिन उसका लाभ अभी हमको नहीं मिला हुआ है। तो ये आउटस्टैंडिंग और ये प्रीपेड। प्रीपेड पहले से चुकाया हुआ, प्रीपेड को मतलब ही होता है पहले भुगतान, यानी कि अभी खर्चा हुआ नहीं, भुगतान पहले कर दिया गया। क्रेडिटर, लेनदार। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां क्रेडिटर, लेनदार। तो क्रेडिटर्स का मतलब उन व्यक्तियों से है जिनसे हम लोगों ने उधार माल खरीदा है और उनको पैसा देना बाकी है। यानी क्रेडिटर्स वे व्यक्ति होते हैं जिनको हमसे पैसा लेना होता है। समझिएगा कि यदि हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो पैसा तो उनको देना है, अभी दिए हैं नहीं, जब उधार खरीदे हैं तो दिए नहीं है, दिए होते तो फिर उधार नहीं होता। तो हम यदि किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वे हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं, क्योंकि हमको उन्हें पैसा देना होता है। यानी उनको पैसा हम देंगे, भले ही अभी दिए नहीं है, आगे देंगे। तो जिन व्यक्तियों को इन फ्यूचर पैसा देना होता है वे हमारे लिए लेनदार कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से बाबू सातवां जो है वो है डेब्टर, देनदार। देनदार ये क्या है? तो जिस प्रकार से हम कहीं से उधार माल खरीदते हैं वैसे ही हम व्यापारी हैं तो हमसे भी उधार माल खरीदेंगे लोग। ध्यान दीजिए, तो जिन व्यक्तियों को पैसा देना होता है वो क्रेडिटर होते हैं, और जिन व्यक्तियों से हम लोगों को पैसा लेना होता है, हमें अगर किसी को उधार माल बेचे हैं तो पैसा उससे भी लेंगे, किसी को उधार माल बेचे हैं तो फ्यूचर में पैसा वो देगा हमको। तो ऐसे व्यक्ति जिनसे पैसा हम लोगों को लेना होता है वो हमारे लिए देनदार होते हैं। बढ़िया से समझिएगा बाबू आप लोग हर एक पॉइंट को, कि जिन लोगों को पैसा हमें देना होता है वो हमारे लिए लेनदार हैं, और जिन व्यक्तियों से पैसा लेना है वे हमारे लिए देनदार हैं। अब इसके बाद 8 नंबर बैड डेब्ट्स
अशोध्य या डूबत ऋण, अशोध्य या डूबत ऋण, इसको क्या कहते हैं? देखिए बाबू, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जिनको उधार माल बेचते हैं वे लोग कुछ पैसा लेके भाग जाते हैं या नहीं देते हैं। तो जो पैसा हमें डेब्टर्स में से, यानी जिन लोगों से हमें पैसा लेना है उनमें से जो पैसा हमको नहीं प्राप्त हो पाता है अर्थात डूब जाता है, उसको हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं, अशोध्य ऋण, डूबत ऋण। यानी कि देनदार जो हमारे हैं, जिन लोगों से हमें पैसा लेना है, उसका जो भाग डूब जाता है यानी कि प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। अब ध्यान दीजिए, बैंक अधिविकर्ष क्या है। देखिए, बैंक अधिविकर्ष बैंक के द्वारा अपने चालू खाताधारियों, करेंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत खाता का धारक यानी जिसका खाता बैंक में होता है, वह व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि बैंक से निकाल सकता है। यानी बैंक जो है करेंट अकाउंट होल्डर्स को, यानी कि जिनका बैंकों में चालू खाता खोला गया है, उनको ये सुविधा देती है कि आप आवश्यकता के अनुसार अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकाल सकते हैं। और यदि वह व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि से जितनी अधिक राशि निकालता है, जैसे हमारे खाते में 10,000 है और हमने 15,000 निकाल लिया, तो जो 5,000 अधिक निकाला हमने, वही बैंक अधिविकर्ष कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये सुविधा सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर्स को होती है। ये सुविधा बैंक सबको नहीं देता है। ये सुविधा बैंक सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को देता है, उन्हीं व्यापारियों को देता है जिनकी गुडविल बैंक के नज़र में अच्छी होती है, जिनकी साख अच्छी होती है। अब लगे हाथ हम लोग गुडविल भी समझ लेते हैं कि भाई गुडविल क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं ख्याति। देखिए, गुडविल का मतलब है कि किसी व्यवसाय का अच्छा नाम, अच्छी प्रतिष्ठा, मार्केट का रेपुटेशन वैल्यू। जैसे आम तौर पे गुडविल हमारे वाणिज्य कॉमर्स की भाषा में ख्याति एक संपत्ति है जिसका संबंध किसी व्यवसाय अथवा संस्था के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा के मौद्रिक मूल्य से है। आमतौर पे हम लोग को कोई भी वस्तु खरीदनी होती है बाबू, तो सबसे पहले जब हम उस वस्तु का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में एक दुकान का नाम आता है कि भाई अगर हमको ये चीज चाहिए होगा तो इस दुकान से हमको लेना है। तो उस दुकान के तरफ ही हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उस दुकान की वस्तुओं की क्वालिटी, मूल्य, ग्राहकों से ट्रीट करने का जो है बिहेवियर, ये सब कुछ अच्छा होता है। तो इस तरह से ख्याति जो है एक बिजनेस का रेपुटेशन बताती है कि वह बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, यानी कि लोग उससे कितने प्रभावित हैं। डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू ह्रास। देखिए, कभी भी कोई, जब हम अस्थाई संपत्ति खरीदते हैं, आगे के क्लासेस में हम बताएंगे आप लोगों को कि अस्थाई संपत्ति कौन कौन सी होती हैं। जैसे देखिए बाबू, अस्थाई संपत्तियों में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, फैंस, कंप्यूटर, ये सब जो है वो फिक्स एसेट्स हैं। और जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं या जैसे जैसे वो पुराना होता है, उसका मूल्य जो है बाबू घटता जाता है। हर साल उसका मूल्य घटता है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वो संपत्ति खराब हो जाती है पूरी तरह से।
तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अस्थाई संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे लेकिन अस्थाई रूप से जो कमी आती है उसे ह्रास कहा जाता है। जैसे कि एक फैन हम इस साल 1,000 रुपए का खरीदते हैं तो अगले साल उस फैन की कीमत 700 रुपए हो जाती है, मतलब कि साल भर में उस पे 300 रुपया ह्रास लगा। उसके अगले साल उस फैन की कीमत 400 रुपए हो गई, यानी कि अगले साल भी उस पर 300 रुपया ह्रास लगा। यानी कि एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष जितना कम होता है, जितनी राशि कम होगी उसी राशि को ह्रास कहा जाता है। जैसे 1,00,000 की गाड़ी खरीदें, अगले साल उसका मूल्य घट के 80,000 हो गया, मतलब कि 20,000 साल भर में उस पर डेप्रिसिएशन लगा। अगर वही उसके बाद वाले वर्ष में 60,000 हो गया, मतलब कि उस वर्ष भी 20,000 लगा। तो इस तरह से कोई भी अस्थाई संपत्ति जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे उसके मूल्य में जो परिवर्तन आता है उसको ह्रास कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसको हम कहते हैं बाबू उपार्जित आय। उपार्जित आय ये क्या है? देखिए, कभी कभी ऐसे इनकम्स होते हैं जिन्हें हम लोग कमा चुके होते हैं। उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, वे इनकम्स हैं जिन्हें हम कमा चुके होते हैं लेकिन अभी हमको ये मिला नहीं होता है। यानी कि उपार्जित आय वे आय हैं जिनके लिए हमने मेहनत किया है, जिसे हम कमा चुके हैं, जिसे हम अर्जित कर चुके हैं, लेकिन उसका मूल्य अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं। यानी कि उस इनकम के लिए हमने काम कर दिया है, कमा चुके हैं, लेकिन उसका धन अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ होता है, तो इसे हम लोग एक्रूड इनकम, उपार्जित आय कहते हैं। बिल्स पेएबल, देय विपत्र, ध्यान दीजिएगा, बिल्स पेएबल देय विपत्र। देय विपत्र का मतलब क्या है कि पहले जो है, पहले जो बिजनेस लेन देन होता था उसमें स्टाम्प पे, अगर जब कभी हम उधार माल खरीदते थे तो एक स्टाम्प पे लिख दिया जाता है, डेट फिक्स कर दिया जाता है कि आखिर आप इस उधार माल की कीमत कब भुगतान करिएगा। तो सब कुछ सारा डिटेल भर दिया जाता है, माल खरीदने वाले का नाम, माल बेचने वाले का नाम, और कितने दिन के बाद पैसे का भुगतान होगा, ये सब कुछ लिख कर एक पेपर तैयार कराया जाता है। और वही पेपर एक पक्ष के लिए बिल्स पेएबल तो दूसरे पक्ष के लिए बिल्स रिसीवेबल की भूमिका निभाती है, यानी कि प्राप्य विपत्र। अब थोड़ा समझ लीजिए कि ये दोनों का मतलब क्या है। जैसे मोहन ने सोहन से 5,000 रुपए का उधार माल खरीदा, जिसके लिए उसने तय किया कि 1 महीने के बाद वह इस राशि का भुगतान कर देगा, यानी एक 5,000 रुपया मोहन जो है सोहन से खरीदा है तो मोहन वापस सोहन को 5,000 रुपया दे देगा। इसको एक पेपर पे लिख दिया गया, और वो पेपर, अब ध्यान दीजिए, मोहन ने खरीदा है, यानी पैसा देना किसको है? मोहन को। तो जिसको देना है उसके लिए वो बिल्स पेएबल है, और जिसको उससे पैसा लेना है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। यानी जब कभी दो पक्षों के बीच उधार क्रय विक्रय होता है तो उस पर एक पेपर तैयार कर दिया जाता है, और जिस पक्ष को पैसा देना होता है उसके लिए वो बिल्स पेएबल होता है, और जिस पक्ष को पैसा लेना होता है, यानी कि जो माल को बेचता है, जो बेचेगा वो लेगा और जो खरीदेगा वो देगा। तो जो खरीद रहा है उसके लिए वो बिल्स पेएबल है, और जो बेच रहा है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है।
अब हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं टोटल 14 टॉपिक्स को। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल भी हो गया। यहाँ हम लोग अब देखेंगे मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन, बंधक ऋण। बंधक ऋण। और भाई बंधक ऋण क्या है, ध्यान से समझिएगा। बंधक ऋण क्या है? बंधक ऋण का मतलब है कि जब हम लोग कभी भी कोई ऐसा लोन लेते हैं जिसके लिए अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लेता है तो उसको हम लोग मॉर्गेज लोन कहते हैं। बंधक ऋण यानी कि हम जमीन का पेपर रख के पैसा ले लें, अपनी कोई ज्वेलरी रख के पैसा ले लें, कोई मशीनरी रख के पैसा ले लें। तो इस प्रकार से यदि हम किसी संपत्ति को गिरवी रखकर और कर्जा लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्गेज लोन कहते हैं, बंधक ऋण। अब देखिए बाबू, अगला स्टेप है हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं। तो देखिए बाबू, भारत में वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को बंद होता है। जैसे कि इसको फाइनेंशियल ईयर, और यहां देखिए बाबू कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर यानी कैलेंडर वर्ष। कैलेंडर वर्ष जो कि 1 जनवरी को शुरू होगा और ये 31 दिसंबर को खत्म होगा। यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोनों वर्षों के बारे में। आप लोग जो है अगर 11th के विद्यार्थी हैं, नए नए कॉमर्स में आए हैं, तो इन दोनों ही ईयर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होकर और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। आज जो साल 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैलेंडर ईयर, कैलेंडर वर्ष। ये दिमाग में रखिएगा, इसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है। अब यहां पे एक चीज हम आपको समझाएंगे कि कस्टमर, कस्टमर क्या है और कंज्यूमर क्या है, दोनों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू। तो पहला है कस्टमर और दूसरा है कंज्यूमर। ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति वस्तु को खरीदता है, जो व्यक्ति वस्तु को खरीदता है, वह व्यक्ति जो है कस्टमर, ग्राहक होता है। जो व्यक्ति वस्तु को खरीदता है वो ग्राहक होता है। आज जो व्यक्ति उस वस्तु को यूज करता है वो कंज्यूमर, उपभोक्ता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है वह उस वस्तु का ग्राहक है, और जो व्यक्ति उस वस्तु का यूज करता है वह व्यक्ति कंज्यूमर यानी कि उसका उपभोक्ता कहलाता है। आई होप कि सारे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं और सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक हम लोगों ने 19 टॉपिक्स पे कुल डिस्कशन किया हुआ है। आज के क्लास में कुल 20 टॉपिक्स को हम लोग डील करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक्स बचा हुआ है। इसके पहले जो 19 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े बाबू, सबके बारे में जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं सबके बारे में हम लोगों के पास बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर जो है कॉमर्स में आगे पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। लास्ट जो
टॉपिक है बाबू वो है एडवर्टीजमेंट, जिसको हम कहते हैं विज्ञापन, जिसको कहते हैं विज्ञापन। लास्ट टॉपिक है एडवर्टीजमेंट। देखिए बाबू एडवर्टीजमेंट क्या है, तो एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यवसाय ये चाहता है कि उसके व्यवसाय की या फिर उसके यहाँ मिलने वाले वस्तुओं की जानकारी सभी लोगों को कराई जाए, उन समस्त क्षेत्र में कराई जाए जहाँ के लोग उस वस्तु को खरीदने के इच्छुक हो सकते हैं। तो एक व्यापारी अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करवाता है, चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग अपनाए, चाहे वह पेपर मार्केटिंग अपनाए, चाहे वह न्यूज़पेपर में डाले, चाहे सोशल वेबसाइट पे डाले, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से डाले, वह अपने व्यापार का प्रचार करवाता है, यानी कि अपने व्यापार की जानकारी लोगों तक इस उद्देश्य से पहुंचाता है कि लोग उसके व्यवसाय के बारे में जाने, उसकी वस्तुओं के बारे में जाने। तो इस प्रकार से बाबू आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल जो है 20 ठो टॉपिक, 20 ठो बिंदु जो थे उसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। और इसके अलावे अगला क्लास जो है बहुत जल्द मैं चैनल पे अपलोड करूंगा। आप अपनी पढ़ाई को क्रमबद्ध तरीके से जारी रखें। अगर इन 20 टॉपिक्स में जो आज के क्लास में हमने बताए हैं आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए आप बेहिचक हमको कमेंट करें और बताएं कि क्या वे टॉपिक्स हैं जो आप नहीं समझ पाए हैं, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।